हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक एंड बेसिक बफर कराया था ना। यहाँ पर थर्ड टाइप का बफर है, सॉल्ट बफर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे सॉल्ट बफर। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्ट बफर जो है ये क्या है, इट इज देखो हमारे पास क्या था, एसिडिक बफर बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में वीक एसिड होता था, बेसिक बफर में वीक बेस होता था। तो सॉल्ट बफर जो है उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस जो है उसके सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन, जैसे CH3CONH4, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन हो, या फिर HCONH4, इसका एक्वा सॉल्यूशन हो, या फिर NH4CN, इसका एक्वा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये सभी हम जो एग्जांपल लिए हैं ये क्या है, सॉल्ट है, ओके। और कैसे सॉल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट, ओके। तो इन सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो सॉल्ट बफर का काम करता है। तो पीएच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पीएच निकाला ही था। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर एक्चुअली। तो क्या है, ये देखो ये सॉल्ट जो है इनका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो पीएच है वो क्या आता है इनका, याद है, इट वाज 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी, ठीक है। तो ये इनका पीएच होता है। एक्वस, ब्रैकेट में एक्वस है। यस, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी, ठीक है। तो नाउ इस टाइप का जो सॉल्ट है ये बफर का काम क्यों करता है। तो देखो नेक्स्ट हम लेते हैं इसका बफर एक्शन। तो बफर एक्शन लास्ट टाइम हमने जैसे बताया था वैसा ही यहाँ पर है। तो देखो अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, मंदार आई थिंक यस नाइन्थ ही आज लेक्चर, नाइन्थ लेक्चर ही शायद। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ strong acid is added। अच्छा कौन सा सॉल्ट ले, चलो फर्स्ट वाला सॉल्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला सॉल्ट हमारे पास है CH3CONH4। CH3CONH4 में दो आयन है, एक CH3CO नेगेटिव आयन है, दूसरा NH4 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो CH3CONH4 हमें दे रहा है CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अगर हमने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया
नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। तो हमारे पास इन दोनों में से बेस कौन है? CH3CO नेगेटिव बेस है या NH4 पॉजिटिव बेस? याद है CH3CO नेगेटिव आता है CH3COH से। तो CH3COH कैसा एसिड था? वीक एसिड था, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? बेस हुआ ना। ओके, तो CH3CO नेगेटिव जो है वो क्या हो गया? बेस हो गया। तो CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम ऐड कर रहे हैं। ओब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आएगा? H पॉजिटिव वो रिएक्ट करेगा। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था वैसा ही देखो फिर से यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारे पास बन गया। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज 1/K। काफी बड़ी वैल्यू है ना। ठीक है, तो काफी बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो भी लिमिटिंग रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा। और लिमिटिंग रेजेंट क्या है? H पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी हम स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू जो है लार्ज आती है, दैट्स वाई H पॉजिटिव जो है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओके, सिमिलरली इफ small amount of strong base is added, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। अब CH3CO नेगेटिव जो है वो बेस का काम करता है, NH4 पॉजिटिव एसिड का काम करता है। NH4 पॉजिटिव एसिड का काम क्यों करता है? क्योंकि NH4 पॉजिटिव किसका आयन है? NH4OH का आयन है ना। NH4OH क्या था? बेस था, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड होगा। ओके, तो NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिड का काम करेगा, तो NH4 पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा बेस, और बेस का क्या? OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव NH4OH। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? इट इज ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kb। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या हो गया? 1/Kb, एंड 1/Kb की वैल्यू बड़ी है। ओके, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट रिएक्शन होगा तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव लिया ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए पीएच पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अपने पास पीएच जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। दिस इज सेकंड स्लाइड एंड दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ये जो है ये फर्स्ट स्लाइड है, एंड ये जो है ये सेकंड स्लाइड। ओके, सो दो स्लाइड हुए हैं अभी तक। आयुष देखो, ये फर्स्ट स्लाइड है। हो गया आयुष?
ओके, सो यस कुणाल। तो नाउ हम आगे चलते हैं। तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा अमाउंट में चेंज किया, मतलब ऐड किया, और हमने ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो ऑब्वियसली फिर पीएच चेंज होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ऐड करें दैट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, पीएच जो है चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर है बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी जो है ये क्या होता है देखो, तो ये होता है कि हम कितने मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड करें कि पीएच 1 से चेंज हो जाए। बफर सॉल्यूशन का पीएच कितने से चेंज हो जाए, 1 से चेंज हो जाए। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस added in 1 liter of buffer solution to change its pH by 1। ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कितने मोल्स ऐड करें इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन जिससे कि उसका पीएच किससे चेंज हो जाए, 1 से चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ सकता है देखो बफर कैपेसिटी का। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड in 1 liter of added in 1 liter of buffer solution। तो हमने कितने मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड किए, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। तो हम कितने मोल्स ऐड करें डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, ये क्या हो जाएगा, बफर कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें अगर ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं पीएच को 1 से चेंज करने के लिए, अगर हमें ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं मतलब अच्छा बफर है क्योंकि वो इजीली उसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ओके, सो बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही अच्छा बफर होता है। ठीक है, तो ग्रेटर द बफर कैपेसिटी बफर विल बी गुड। ठीक है, उतना ही अच्छा क्या होता है, बफर होता है। अच्छे बफर का मतलब क्या है, अच्छे बफर का मतलब यह है कि उसका पीएच चेंज नहीं होता है। ओके, सो जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा उतना ही अच्छा बफर होगा, मतलब उतना ही डिफिकल्टी होगा पीएच को चेंज करने। पीएच मतलब क्या रहेगा, जनरली कांस्टेंट रहेगा। हमें मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना पड़ जाएगा जिससे कि पीएच 1 से चेंज हो, अगर अच्छा बफर है तो। नो रायलन, दिस इज नॉट अंडर सॉल्ट बफर। तीनों टाइप के बफर हो गए ना, वो ये तीनों टाइप के बफर के लिए बफर कैपेसिटी जो है वो तीनों टाइप के बफर के लिए होता है।
देविका, बफर विल बी गुड मतलब कि अच्छा बफर होगा। अच्छा बफर का मतलब क्या है कि उसका पीएच जो है जनरली कांस्टेंट रहेगा। बफर क्या है, बफर का पीएच क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, है ना। तो अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को 1 से चेंज करने के लिए। ओके, ज्यादा मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं मतलब वो डिफिकल्ट है उसका पीएच चेंज हो, मतलब अच्छा बफर है। हो गया सबका? ओके, सो चलो होमवर्क नोट करो। सॉरी, नॉट होमवर्क, क्वेश्चन नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 86 ऑफ एफबीओ। एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 86 करो। राइल, यस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में। हमें फॉर्मूले याद रख, या तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे या इस टाइप के आ सकते हैं कि हमने ऑप्शन में जैसे बफर सॉल्यूशन का ही दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड बफर। तो इस टाइप के भी आ सकते हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड आ सकते हैं।
नो ध्रुव, एग्जाम में थोड़ा सिंपल डेटा आएगा। और रिया करेक्ट है, राजदीप करेक्ट है। भव्या करेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। तो मैक्सिमम का करेक्ट ही आ रहा है। तो देखो, कुणाल रॉन्ग है। तो हमारे पास जो पीएच है वो कितने से चेंज हुआ? चेंज इन पीएच। तो देखो, इनिशियली था 6.745 और बाद में हो गया 6.832। तो 6.832 माइनस 6.745, तो कितना चेंज हुआ पीएच? इट इज 780 है ना। सो 0.087। तो ये चेंज इन पीएच है। तो बफर कैपेसिटी क्या है? बफर कैपेसिटी इज चेंज इन पीएच डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी, उल्टा हो गया। बफर कैपेसिटी इज नंबर ऑफ मोल्स एडेड। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने ऐड किए? 0.01 डिवाइड बाय चेंज इन पीएच 0.087। तो ये आ गया 0.115। ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा बफर कैपेसिटी। ओके, आगे चले। तो ये था बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला। नाउ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ओके कुणाल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी व्हाट इज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, या बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है? तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम इफ, तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हुआ। ठीक है। सो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम इफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड और बेस कॉन्सेंट्रेशन।
तो अगर बफर कैपेसिटी की बात करेंगे वो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होता है, मतलब ये देखा गया है, ठीक है, कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है कब, जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो, एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर हम बात करेंगे एसिडिक बफर की, तो फॉर एसिडिक बफर क्या हो जाएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होगा एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एसिडिक बफर के लिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी, जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम हो। अगर सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ, क्या होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्ट बाय एसिड क्या हो गया, सॉल्ट बाय एसिड हो गया 1, ओके। तो लॉग 1 क्या हो गया, 0। तो क्या है ये, पीके आ गया ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पीएच क्या हो, पीके हो, ओके। सो जब एसिडिक बफर का पीएच पीके के इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब एसिड कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, तो बफर कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, तो बेसिक बफर के लिए सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और बेस कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो बेसिक बफर का जो बफर कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगा। तो देखो बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला था पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, यही था ना। तो ऑब्वियसली सॉल्ट और बेस कॉन्सेंट्रेशन तो सेम हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, ओके। तो बेसिक बफर का बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब है, जब उसका पी ओ एच किसके इक्वल हो, पी के बी के इक्वल, या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो, बेस कॉन्सेंट्रेशन के, ओके। सो ये था हमारे पास बफर कैपेसिटी, और ये बताया कि वो उसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ठीक है। मतलब जब पीएच इज इक्वल टू पीके हो एसिडिक बफर में, एंड बेसिक बफर में पीएच इज इक्वल टू पीके भी हो, तो वहां पर वो सबसे अच्छा बफर रहता है, क्योंकि मैंने बोला जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी उतना ही अच्छा बफर का काम करेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छे बफर का काम कब करेगा, जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी। हो गया सबका। और देखो ये हमारे पास हो गया बफर वाला पार्ट। अब नेक्स्ट है इंडिकेटर वाला, ठीक है। तो इंडिकेटर पता होगा ना, सुना है इंडिकेटर, ये लैब में किया होगा एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज।
फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट हम इंडिकेटर लेंगे यहाँ पर। यस, लिटमस इज ऑल्सो इंडिकेटर। तो नेक्स्ट है थियरी ऑफ इंडिकेटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स जो है ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं। तो दे मतलब इंडिकेटर्स, ठीक है। सो इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस, ठीक है। तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होंगे, इनका आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर होगा, ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो इनका आयनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है उसमें डिफरेंट कलर होता है। यस राइल, मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है ये क्या होते हैं, या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, और इनका अलग अलग कलर होता है आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल लिटमस कंटेन्स एजोलिटमिक एसिड, ठीक है। सो लिटमस में क्या है, एजोलिटमिक एसिड है। ओके, सो ये जो है ये होता है, सो विच इज रेड इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड ब्लू इन आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस हो गया। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड है मतलब H पॉजिटिव देंगे, तो इसको मैं लिख सकते हैं HIN एसिड, ठीक है। IN फॉर इंडिकेटर और H पॉजिटिव देंगे तो एसिड। अगर वीक ऑर्गेनिक बेस है तो उसको हम लिख सकते हैं INOH। वीक ऑर्गेनिक बेस को क्या लिख सकते हैं, INOH, ठीक है। इंडिकेटर है दैट्स वाई IN, और OH क्यों, बिकॉज वो बेस है, OH देगा। सो INOH क्या हो गया, बेस हो गया। ओके, सो ये जो है इंडिकेटर, ये क्या है, हमने जो एग्जांपल लिया ये एसिडिक इंडिकेटर है। लिटमस वाला क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एजोलिटमिक एसिड है, मतलब ये HIN टाइप का हो गया। तो HIN, अब ऑब्वियसली वीक है तो फुली आयोनाइज नहीं होगा। सो HIN विल गिव H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। HIN क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ना, है कि नहीं। सो दिस इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, या फिर एसिडिक फॉर्म भी बोल सकता है। HIN क्या है, एसिड है, तो एसिडिक फॉर्म भी बोल सकता है इसे। और IN नेगेटिव क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म है, या फिर ऑब्वियसली HIN एसिड था तो IN नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट है, वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। सो ये बेसिक फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। तो HIN अनआयनाइज्ड और IN नेगेटिव आयनाइज्ड। HIN का कलर क्या है, HIN का कलर है रेड, और IN नेगेटिव जो कि आयोनाइज्ड है उसका कलर क्या है, ब्लू। ओके, सो एजोलिटमिक एसिड जो है ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है रेड, और आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है ब्लू।
अब हम आगे देखेंगे कि ये कलर क्यों चेंज करता है। साक्षी, IN इज नॉट इंडियम हियर, IN फॉर इंडिकेटर। यस रिया, ध्रुव अभी देखो कलर चेंज कैसे करेगा, देखो अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो जब हम बोलते हैं कि यार ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो रेड लिटमस पेपर में रेड वाला पार्ट ज्यादा होता है, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म वाला पार्ट ज्यादा होता है, और ब्लू लिटमस पेपर में आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा रहता है। ओके, हो गया सबका? INOH, बेस के बाद जो ब्रैकेट है ब्लू कलर वाला वो है INOH। HIN क्या हो गया? एसिड वाला हो गया, बिकॉज H पॉजिटिव दे रहा है, और IN फॉर इंडिकेटर है यहाँ पर, ठीक है। और INOH क्या है? बेस, क्योंकि वो OH नेगेटिव देगा। हो गया सबका? नाउ अब देखो, जब हम लिटमस को ले लेंगे वाटर में, तो वाटर क्या है? न्यूट्रल है ना। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल, ना तो वहां पर H पॉजिटिव ज्यादा है ना वो H नेगेटिव ज्यादा है। ओके, तो if litmus is dissolved in water, then color will be violet due to presence of both red and blue color। ठीक है, तो अगर वाटर में लेके जाएंगे तो वहां पर H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव भी है, तो मतलब ये रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। ओके, सो इसमें मतलब HIN भी रहेगा और IN नेगेटिव भी रहेगा, मतलब रेड कलर भी होगा और ब्लू कलर भी होगा। तो रेड और ब्लू का जो मिक्सचर है, रेड और ब्लू कलर को अगर मिक्स करेंगे तो कैसा मिलता है? वॉयलेट मिलता है। ओके, सो इफ लिटमस इज डिसॉल्व इन वाटर देन कलर विल बी वॉयलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू कलर। ठीक है, दोनों कलर प्रेजेंट है, और दोनों कलर के प्रेजेंट होने की वजह से हमें कैसा कलर दिखाई देगा? वॉयलेट। ओके, सो अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो वॉयलेट कलर रहेगा। अच्छा, अगर हमने इसको एसिड में डाला, ठीक है, सो इन एसिड कलर इज चेंज्ड। अब देखो एसिड में क्या है? एसिड में H पॉजिटिव है ना। एसिड में क्या होगा? एसिड से क्या आएगा? H पॉजिटिव आएगा। अब H पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव आ गया, एसिड से H पॉजिटिव आ रहा है, इसके अलावा HIN से भी H पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या होगा? ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया।
ओके, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी मतलब एसिड ऐड कर रहे हैं, तो एसिड ऐड करने पर H पॉजिटिव आ रहा है एक्स्ट्रा, H पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी H पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो कलर किससे किस में चेंज होगा, ब्लू टू रेड। ओके, तो कलर ब्लू टू रेड चेंज होगा। तो इफ एसिड कलर सॉरी इन एसिड कलर इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड because reaction proceeds in backward direction. ठीक है, सो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, दैट्स व्हाई कलर किस में चेंज होगा, ब्लू टू रेड में चेंज होगा। ओके, सो एसिड सॉल्यूशन में ये होगा। नाउ इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, या इन बेस, तो अब देखो बेस में क्या है, बेस में OH नेगेटिव होता है, तो बेस में OH नेगेटिव होता है तो वो OH नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्ट कर लेगा, मतलब हमारे पास H पॉजिटिव कम हो गया, हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट कम हो गया, ये प्रोडक्ट रिमूव कर दिया। तो हमने बताया ना कि ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। ओके, सो यहाँ पर भी रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड। सो इन बेस कलर किससे किस में चेंज हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड जाएगी तो रेड से ब्लू चेंज कलर होगा। ठीक है, सो इन बेस कलर इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू ब्लू because reaction proceeds in forward direction. ओके, तो एसिडिक सॉल्यूशन में कलर ब्लू से रेड होता है, बेसिक में रेड टू ब्लू होता है। आर या कोई भी हुआ चलेगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड या हो या वीक एसिड हो दोनों से H पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो दोनों से OH नेगेटिव आएगा। तो क्या सबका, तो देखो अब हम आगे चलेंगे पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर पर। हर एक इंडिकेटर का कुछ पीएच रेंज होता है और उस पीएच रेंज के हिसाब से हम बोलते हैं कि कब कौन सा कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर,
तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, तो देखो क्या है हमारे पास इंडिकेटर में जो आयनाइज फॉर्म है उसका कुछ अलग कलर है, अनआयनाइज फॉर्म का कुछ अलग कलर है। तो अब इन दोनों में से कौन सा कलर दिखाई देगा? आयनाइज फॉर्म वाला कलर हमें दिखेगा या अनआयनाइज वाला दिखेगा? तो एक्चुअली इसके लिए देखो हमारी आंखें जो है वो पर्टिकुलर कलर कब देख पाती हैं दोनों में से? जब उस पर्टिकुलर कलर का कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट 10 टाइम्स हो दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारी आंखें ह्यूमन आइज जो है वो कुछ इस टाइप की बनी है कि वो एक दोनों कलर में से एक पर्टिकुलर कलर को तब देख पाएंगी जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स होगा दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, तो उसी पर बेस्ड हमारे पास ये रहेगा। तो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज टू परसीव colors is limited our eye can see one color out of two color substance if one's concentration is at least 10 times of others concentration। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर यूज करेंगे पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। मतलब हमारी आंख जो है वो एक पर्टिकुलर कलर को तब देख पाएगी जब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दूसरे का एटलीस्ट क्या हो, 10 टाइम्स हो। ओके, तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मान लो हमारे पास है HIN gives H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। तो कलर ऑफ HIN कब दिखाई देगा बताओ? कलर ऑफ HIN इफ HIN कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट क्या हो, 10 टाइम्स हो या उससे ग्रेटर हो किसका, IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिमिलरली कलर ऑफ IN नेगेटिव कब, इफ IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 10 टाइम्स हो या ग्रेटर हो किससे, HIN कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया? ठीक है, तो वन पर्टिकुलर कलर हमें तब दिखाई देगा जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, एटलीस्ट 10 टाइम्स हो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन का।
हो गया सबका? ओके, तो देखो अभी इसको हम पीएच के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कब पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देगा। तो पहले पीएच निकाल लेते हैं कि पीएच क्या होगा इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर का ऑब्वियसली के आई एन मतलब के ही है, क्योंकि एसिडिक इंडिकेटर लिया हमने। तो के आई एन इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा के आई एन। और एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा इधर से? इट इज के आई एन इंटू एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के आई एन इंटू एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के आई एन माइनस लॉग ऑफ एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ गया? दिस इज पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन। ये माइनस को प्लस कर देंगे अगर लॉग के अंदर वाला पार्ट उल्टा हो गया तो लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला हो गया। ओके, सो एसिडिक इंडिकेटर का पीएच का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम देखेंगे कि किस पीएच पर कौन सा कलर दिखाई देगा। रिद्धि देखो जल्दी। हो गया सबका? नाउ color of IN negative appears if, तो कलर ऑफ आईएन नेगेटिव कब दिखाई देगा? जब ऑब्वियसली आईएन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एटलीस्ट 10 टाइम्स होगा एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहां से देखो आईएन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल टू 10 हो गया। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं,
So log of IN negative concentration divided by HIN concentration is greater than equal to क्या हो जाएगा log 10. Now दोनों साइड pKin ऐड कर दो. So pKin plus log of IN negative concentration upon HIN concentration is greater than equal to क्या हो गया pKin plus log 10. Now what is log 10? Log 10 is 1. Okay. अच्छा लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया? लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया? pKin plus log of IN negative upon HIN क्या है ये? दिस इज pH ना. तो क्या आ गया? pH इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? pKin प्लस log 10 इज 1. ओके. सो अगर pH की वैल्यू pKin प्लस 1 से ज्यादा है, उसके इक्वल है, तो हमें IN नेगेटिव का कलर दिखाई देगा. ओके. सो IN नेगेटिव का कलर कब दिखाई देगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टाइम्स से उससे ज्यादा है किससे? HIN से. ठीक है. तो अगर IN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन HIN का 10 टाइम्स से उससे ज्यादा है, तो IN नेगेटिव का कलर दिखाई देगा. या फिर हम pH के फॉर्म में देखें तो ऑब्वियसली अगर pH जो है वो pKin प्लस 1 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो IN नेगेटिव का कलर दिखाई देगा. हो गया सबका? नाउ HIN का कलर देखते हैं. तो हो गया रेस. ओके. नाउ कलर ऑफ HIN कब होगा? तो कलर ऑफ HIN appears if HIN concentration क्या हो? 10 टाइम्स या उसके ग्रेटर हो किससे? IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से. तो HIN कॉन्सेंट्रेशन अपॉन IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10. हम बोल सकते हैं कि IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 1/10 हो गया. ठीक है. अब देखो इसमें दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं. सो लॉग ऑफ IN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू log of 1/10. now दोनों साइड pKin ऐड करते हैं. so pKin plus log of IN negative concentration upon HIN concentration is less than equal to pKin plus log of 1/10. now what is this left side wala part? it is pH. so pH should be less than equal to pKin. अच्छा log of 1/10 मतलब क्या हो जाएगा? -log 10 और -log 10 क्या हुआ? -1. ओके.
सो पीएच अगर लेस देन या इक्वल टू पीकेआईएन -1 है, ओके, पीकेआईएन -1 के इक्वल है या उससे कम है पीएच, तो किसका कलर दिखाई देगा? HIN। ओके, सो आईएन नेगेटिव का कलर दिखाई देगा अगर पीएच जो है वो pKin+1 से ज्यादा या उसके इक्वल है, और HIN का कलर दिखाई देगा अगर पीएच जो है pKin-1 से कम या उसके इक्वल है। हो गया सबका? तो देखो हम पीएच स्केल बनाते हैं। सो ये हमारे पास पीएच स्केल है, यहाँ पर पीएच जो है वो है मान लो pKin, इधर पीएच हो गया pKin+1, इधर साइड पीएच हो गया pKin-1। तो देखो इसके इधर हमें दिखाई देगा कलर ऑफ आईएन नेगेटिव, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू pKin+1 के इक्वल या उससे ज्यादा है तो क्या कौन सा कलर था? कलर ऑफ आईएन नेगेटिव था। और अगर पीएच जो है वो pKin-1 के इक्वल या उससे कम है तो किसका कलर आ रहा है? कलर ऑफ HIN, ठीक है। तो ये जो बीच का है मतलब pKin-1 टू pKin+1, इसको हम बोलते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो एक्चुअली पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर के अंदर जो है वो कौन सा कलर है उससे हमें मतलब नहीं है। पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर अगर हमें पता है तो उसके अपोजिट साइड कौन कौन सा कलर आ रहा है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी से हमें आगे मतलब रहेगा। ओके, सो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर क्या हो गया? इट इज pKin-1 टू pKin+1। ओके, सो दिस इज पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। देखो जनरली डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आएगा। pKin-1 टू pKin+1 में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। तो जनरली पीएच रेंज में 2 का डिफरेंस रहता है। पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर्स के अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर्स में जनरली 2 का डिफरेंस रहता है। जनरली, हर एक में नहीं, जनरली, ठीक है। तो अगर हमें पीएच रेंज पता है तो हम बता सकते हैं कि कब कौन सा कलर आएगा। ओके, सो pKin-1 से कम पीएच है तो कलर ऑफ HIN, pKin+1 से ज्यादा पीएच है तो कलर ऑफ IN नेगेटिव। ओके, बीच में कौन सा कलर है उससे हमें मतलब ही नहीं। तो इसका यूज एक्चुअली टाइट्रेशन में करते हैं। तुमने टाइट्रेशन किया है? ब्यूरेट पिपेट वगैरह लेके फिनोक्लिन वगैरह लिया होगा, किया है कि टाइट्रेशन? तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट रहता है। देखो वहां पर क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे पीएच जो है वो इस पॉइंट से कम रहता है। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का पीएच जो है वो इस पॉइंट से कम रहता है तो इसका कलर दिखाई देता है, ठीक है। फिर जब हमारे पास वो कलर चेंज होता है तो एकदम से पीएच इधर से इधर जंप कर जाता है, ठीक है। इधर साइड से
इधर साइड पीएच एकदम से जंप कर जाता है, दैट्स वाई कलर चेंज हो जाता है। तो जहां पर वो कलर चेंज होता है फिर हम क्या कर लेते हैं, वहां पर रीडिंग नोट कर लेते हैं। ओके, कलर चेंज होता था ना, याद आया? ब्यूरेट पिपेट का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज क्यों होता है? क्योंकि पीएच जो है वो एकदम से इधर जंप कर जाता है एक ही ड्रॉप डालने पर। पहले पीएच जो है सॉल्यूशन का इससे कम रहता है, फिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है और हम वो रीडिंग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी बताएंगे कि कलर चेंज कैसे होता है। ठीक है, एग्जांपल लेके बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कि टाइट्रेशन में किस टाइप से कलर चेंज होता है, या फिर हम वो रीडिंग नोट क्यों करते हैं। हो गया सबका? शुभ, वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमारे पास पीएच मतलब कलर कौन कौन से हैं। रेड और ब्लू तो हमने लिटमस के लिए डाले थे, ठीक है। हर बार रेड रेड और ब्लू, हर इंडिकेटर का अलग अलग कलर होगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता, अभी टेबल ले ले रहे हैं एक, उसमें हम बता देंगे कि कब कौन सा कलर होगा। तो एक टेबल बनाते हैं, उसमें अलग अलग इंडिकेटर का हम दिखा देंगे तुम्हें। तो देखो, टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे इंडिकेटर, सेकंड कॉलम में ले लेंगे नेचर, थर्ड कॉलम में ले लेंगे पीएच रेंज, देन ले लेंगे दोनों में कौन कौन सा कलर है, मतलब कलर इन एसिडिक फॉर्म एंड कलर इन बेसिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन जो है ये एसिडिक नेचर का रहता है, ठीक है। फिनोप्थलीन कैसा है, वीक एसिड वाला है। तो इसकी जो पीएच रेंज है ये होती है 8 to 10। तो 8 to 10 पीएच रेंज होती है इसकी। तो मतलब 8 से कम जब यहाँ पर पीएच होता है तो इसका कोई कलर नहीं आता, इट इज कलरलेस, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में हमने फिनोप्थलीन डाला हुआ है, कोई सॉल्यूशन है उसमें फिनोप्थलीन डाला हुआ है और सॉल्यूशन का अगर पीएच 8 से कम है तो कलरलेस रहेगा सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन का पीएच 10 से ज्यादा है तो कलर जो है रेड या पिंक रहेगा। पिंक कलर टाइप आता था ना टाइट्रेशन में, किया है क्या फिनोप्थलीन वाला टाइट्रेशन? एकदम से कलरलेस से पिंक हो जाता था, ये लाइट रेड बोलते हैं ना, लाइट रेड। ओके, सो लाइट रेड या पिंक, तो कलरलेस से पिंक हो जाता है एकदम से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पहले पीएच हमारे पास 8 से कम होता है सॉल्यूशन का, और बाद में पीएच जो है 10 से ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। ओके, सो फिनोप्थलीन इसी टाइप से मिथाइल रेड। सो मिथाइल रेड जो है ये बेसिक होता है नेचर में। तो इसका पीएच रेंज है 4.2 टू 6.2। ओके, इसका पीएच रेंज क्या है? 4.2 से 6.2। तो यहाँ पर कलर जो है वो रेड एंड येलो है। तो मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास 4.2 से कम पीएच है सॉल्यूशन का तो रेड कलर, और 6.2 से ज्यादा पीएच है तो येलो कलर।
यस रिया, अंदर वाले कलर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेनली ये पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट साइड कौन कौन सा कलर है, ठीक है, क्योंकि वही हमें मतलब टाइट्रेशन में काम आता है, अंदर वाला काम नहीं आता है। तो मिथाइल रेड, नहीं अनीश, टेबल पूरी याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे जनरली। फिनोप्थिलीन पता होना चाहिए, मैं बता दूंगा एंड में टेबल बनाने के बाद में कि जनरली कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक बार लिख लो। तो ये जस्ट हम समझाने के लिए तुम्हें सारे इंडिकेटर मतलब 5-6 इंडिकेटर का एग्जांपल दे रहे हैं। तो मिथाइल रेड, इसी टाइप से मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी नेचर में बेस होता है। तो इसका जो पीएच रेंज है मिथाइल ऑरेंज का, ये होता है 3.1 टू 4.4। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 3.1 से कम पीएच है तो यहाँ पर भी रेड कलर होगा, एंड 4.4 से ज्यादा पीएच है तो यहाँ पर भी येलो कलर होगा, ठीक है। तो 3.1 से कम पीएच तो रेड कलर, 4.4 से ज्यादा पीएच तो येलो कलर, ठीक है। 3.1 से कम पीएच तो रेड, 4.4 से ज्यादा पीएच तो येलो। सिमिलरली अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें लिटमस का बताया था, ठीक है। सो लिटमस जो है ये कैसा था, एसिडिक था नेचर वाइज। तो इसका पीएच रेंज होता है 5 to 8। फिनोप्थिलीन जो देखो, मैंने क्या बोला कि हमारे पास फिनोप्थिलीन में किसका ज्यादा है, ठीक है। फिनोप्थिलीन जो है अगर पीएच हमारे पास देवी का 8 से कम है, अगर फिनोप्थिलीन हमने किसी में डाला और पीएच अगर 8 से कम है तो कलरलेस, अगर 10 से ज्यादा है तो पिंक या रेड। ओरिजिनल कलर देवी का डिपेंड करेगा कि जस्ट तुम अगर फिनोप्थिलीन ले रहे हो जस्ट, ठीक है, तो फिनोप्थिलीन अगर जस्ट ले रहे हो तो डिपेंड करेगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है, ओके। अनआयनाइज्ड फॉर्म का अमाउंट ज्यादा है कि आयनाइज्ड फॉर्म का ज्यादा है, तो जनरली अनआयनाइज्ड फॉर्म का अमाउंट ज्यादा होता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है, मतलब वो तो कुछ बोल नहीं सकते। तो जो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो मेनली ये कलरलेस होता है, मतलब क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा रहती है। वीक ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो बहुत कम आयनाइज हुआ होगा, तो उसमें अनआयनाइज्ड वाला पार्ट ज्यादा होगा और आयनाइज्ड वाला पार्ट कम होगा। तो अनआयनाइज्ड वाला पार्ट इसमें एसिडिक है तो उसका कलर कैसा है, कलरलेस, ओके। तो जस्ट फिनोप्थिलीन का अगर कलर देखोगे, छोटी सी डब्बे में फिनोप्थिलीन तुम्हें मिलेगा लैब में, तो उसका कलर नहीं होगा, वो कलरलेस दिखेगा। हाँ, सो लिटमस का हमने बताया 4 to 8, सॉरी 5 to 8। तो इसमें अगर 5 से कम पीएच है तो रेड कलर, एंड 8 से ज्यादा पीएच है तो ब्लू कलर, ओके। 5 से कम पीएच है तो रेड, 8 से ज्यादा पीएच है तो ब्लू। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ब्रोम फिनॉल ब्लू, ब्रोम फिनॉल ब्लू, दिस इज ऑल्सो एसिडिक, ये भी एसिडिक ही होता है। तो यहां पर जो पीएच रेंज है इसका, ये है 3 to 4.6। ये क्या है, 3 to 4.6, एंड यहाँ पर 3 से कम अगर पीएच है तो येलो कलर होता है, और 4.6 से ज्यादा पीएच है तो ब्लू कलर होता है, ओके। सो ये कुछ हमने तुम्हें एग्जांपल बताए हैं कि कब कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, ओके। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि हम ये बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली जो हमें यूज करते हैं वो है एक तो फिनोप्थिलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मेनली दो वाले इंडिकेटर जो हैं ये लैब में यूज किए जाते हैं, और एग्जाम में भी मतलब अगर जनरली कोई पूछेगा तो इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। तो ये मेनली दोनों का पीएच रेंज याद रख लो, एंड
कलर याद रख लो कि कलर कौन कौन से हैं। नो आयुष, ओनली फिनोप्लेन। फिनोप्लेन का ही लिखा है ना हमने एग्जांपल, और किसी का नहीं लिखा ना। हो गया सबका? नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A sample of rainwater gives yellow color with both methyl red and phenol red. अच्छा, मिथाइल रेड का तो हमने तुम्हें बताया ही है, 4.2 से 6.2, रेड टू येलो। एंड फिनोल रेड का होता है 6.4 टू 8, येलो टू रेड। ठीक है। So a sample of rainwater gives yellow color with both methyl red and phenol red. What is pH of rainwater and its nature?
आयुष, फिनोल रेड इज एसिडिक। फिनोल रेड एसिडिक होता है। यस मिताली, करेक्ट है। देवी का एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता सकते हो तुम? नो मिताली, पीएच करेक्ट बताया बट नेचर रॉन्ग बताया तुमने। यस रिया, करेक्ट है। मानव, ये पीएच उसका होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे पीएच करेक्ट बता रहे हो बट नेचर रॉन्ग बता रहे हो तुम लोग। ये देखो, हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि यार 6.2 से ज्यादा है पीएच। क्यों? क्योंकि येलो कलर आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से पीएच जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6.2, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.2। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके साथ भी येलो कलर है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि पीएच जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 6.4 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 6.2 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। यहाँ से पता चल रहा है कि पीएच जो है 6.4 के इक्वल है या उससे लेस है। तो दोनों से हम क्या देख सकते हैं कि जो पीएच है वो 6.2 के इक्वल या उससे ज्यादा, एंड 6.4 के इक्वल या उससे कम, ठीक है। तो इस रेंज में कुछ भी हो सकता है पीएच। ओके, एक ने 6.3 बोला था, तो जस्ट 6.3 थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। 6.35, 6.36, 6.4, कुछ भी हो सकता है, 6.0, 6.39 वगैरह कुछ भी। ओके। एंड अब इसका नेचर कुछ लोग रॉन्ग बता रहे हैं यार, ये बेसिक कैसे हो सकता है? अगर पीएच 6.2 और 6.4 के बीच में है, तो वो नेचर कैसा है? एसिडिक है ना यार नेचर तो। कैसा नेचर है ये? ऑब्वियसली पीएच लेस देन 7 है, तो एसिडिक ही होगा ना यार। ओके। काफी लोग बोल रहे थे कि रेन वाटर का नेचर बेसिक हो गया। बेसिक कैसे हुआ यार? रेन वाटर का पीएच तो 7 से कम आ रहा है। ओके। सो ये हमारे पास इंडिकेटर वाला पार्ट हो गया। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में है, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं। होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है 103 क्वेश्चन में। इसमें जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन में देखो बेसिक आया है, ठीक है। फोर्थ लाइन में जो बेसिक है ना, इसको कट करके एसिडिक कर देना। ओके। सो एक ही क्वेश्चन है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 103। तो इसका जो फोर्थ लाइन है, उस फोर्थ लाइन में बेसिक नहीं है, एसिडिक है वो। ओके। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। रिद्धि देखो जल्दी। ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइट्रेशन वाला पार्ट कराएंगे। तो टाइट्रेशन में अभी तक जो हमने पढ़ा है सब यूज हो जाएगा। मतलब अ, अभी तक पूरा चैप्टर में जो जो पढ़ा है सब उसमें यूज हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम यूज करते हैं, कैसे कब फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। सो लेक्चर एंड करते हैं।